1 to 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं ताकि सारे कनेक्ट हो जाए, फिर स्टार्ट करते हैं। जी, मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो लास्ट सेशन में ना हो और आज उसका पहला सेशन हो, यानी कि उन्होंने लेट रजिस्ट्रेशन कराई हो या किसी भी रीजन से उनकी लास्ट क्लास रह गई हो। सर सर मेरा आज पहला सेशन है सर। मैं लास्ट क्लास नहीं ले सका था। अच्छा, कासिम आपने नहीं ली थी। और कोई है ऐसा कि मुझे नए नाम कुछ नजर आ तो रहे लास्ट टाइम के मुकाबले में, इन कंपैरिजन। चाहिए मेक श्योर करें, मैं अनाउंस भी कर दूंगा क्लास में, गूगल क्लासरूम पे या एलएमएस के थ्रू एसएमएस भी भेज दूंगा कि जब क्लास का टाइम है जो स्केड्यूल्ड हमारा, उस टाइम पे काइंडली कनेक्ट हो जाए। ये हरकत करना कि एंड टाइम पे कनेक्ट हो गए और उसके बाद फिर ये बहाना हो कि लाइट नहीं थी, ये था वो था, फिर एंड में कोर्स अटेंडेंस की वजह से अगर रुका फिर मुझे मत बोलिएगा, ठीक है। मैं वैसे ऐसा करता नहीं हूँ कभी भी, लेकिन मुझे लग रहा है इस कोर्स में मुझे करना पड़ेगा, जैसा एटीट्यूड नजर आ रहा है बच्चों का। तो इस चीज को मेक श्योर करें। खुद भी आप लोग सीनियर स्टूडेंट्स में से हैं, कुछ 6 सेमेस्टर में होंगे, कुछ 7 सेमेस्टर में होंगे, तो आप लोग जस्ट लास्ट ईयर ही बाकी है, आप बस पास आउट होने वाले। बैचलर्स डिग्री आपकी कंप्लीट होने वाली है इंशाल्लाह। तो ये डिसिप्लिन है लाइफ में जो हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा, या चाहे ना चाहे आपको उसको पूरा करना पड़ेगा। मैं इसकी एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कोई ये एहसान नहीं किया, इसलिए मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इससे रियलाइजेशन हो जाए थोड़ी सी कि ये हमारी ही नीड है, हम सबकी अपनी, ठीक है। क्योंकि हम ऑब्वियसली इसके लिए पे कर रहे हैं, इसके लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो हर चीज डेडिकेशन है हमारी, हमारे पेरेंट्स की इसके ऊपर डेडिकेशन है। तो हमें भी इसके ऊपर टाइम देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। ऑनलाइन है क्लासेस, किसी भी वजह से, पेंडेमिक है, वॉट एवर द रीजन इज, तो उसको फिर हल्का नहीं लेना चाहिए, उन क्लासेस को पूरा अपने प्रॉपर पेस से लेना चाहिए। और जितना ग्रो हम पहले कर रहे थे ऑन कैंपस, तो हमारी कोशिश यही हो कि हम ऑफ कैंपस भी उतना ही ज्यादा ग्रो करें। ऑनलाइन में हमारे पास चांसेस ज्यादा है उल्टा ग्रो होने के, क्योंकि हमें बीच में टाइम थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो हमें कैंपस नहीं जाना होता, उसकी थकान नहीं होती, एक्स वाई जेड और भी बहुत सारी चीजें, तो उसको हम यूटिलाइज करें इफेक्टिवली, तो ये हमारे करियर के लिए, इवन मेरे करियर के लिए, आपके करियर के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। मिसाल के तौर पर अभी मैं जहाँ रहता हूँ अपने घर में, मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी कुछ प्रॉब्लम हो गया, एरिया की अचानक से कुछ फॉल्ट हुआ, उसकी वजह से ब्रेक डाउन हो गया। तो मैं अपने बड़े भाई के घर पे आया हूँ अभी, और मैं वहां से क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ। मैं मतलब ये किसी मतलब कोई एहसान नहीं कर रहा, ये मेरी ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस चीज को हम लोग सारे स्टूडेंट्स भी इक्वली इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। खैर, ये थोड़ी सी इसलिए मैंने डिस्कशन करी है क्योंकि ये मैं अटेंडेंस के लिहाज से देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स काफी कम हो रहे हैं, क्योंकि जो रजिस्टर्ड मेरे पास जो लिस्ट है, होपफुली उसमें कुछ शायद स्टूडेंट्स ऐड भी हुए हों, वो मैं अपडेटेड लिस्ट आज ले लूंगा उनसे, सर फुरकान से या सर नबील से। तो उसके लिहाज से मेरे पास आप लोग इस सेशन में 40+ की स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो 40+ की स्ट्रेंथ में अभी खाली 17 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, तो इट्स क्वेश्चनेबल, ठीक है, कि वो अभी तक क्यों कनेक्ट नहीं हुए जबकि टाइम हो गया है। और अगर टीचर लेट हो जाए तो फिर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि सर नहीं आए, सर नहीं आए, सर नहीं आए। तो इक्वली हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। खैर, क्लोजिंग दिस थिंग, लास्ट टाइम की कुछ चीजें जो हम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स थे, उनको एक दफा मैं रिकॉल कर लेता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे फायदा क्या होगा, एक तो आपको भी रिवाइज हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगी चीजें, और जो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम किसी वजह से सेशन नहीं ले सके थे, तो वो भी सेशन का पार्ट बन जाएंगे, और तो इक्वली हम लोग कोर्स को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे। अच्छा जी,
लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन स्टार्ट की थी वो हमने बेसिकली व्हाट इज एआई उससे करी थी, जिसमें हमने डेफिनेशन, जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, पीटर नॉर्विक की बुक है, मॉडर्न अप्रोच, आर्टिफिशियल अ मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो उस बुक के लिहाज से जो डेफिनेशन है वो ये है कि एआई बेसिकली इज द स्टडी ऑफ एजेंट्स, एंड एजेंट्स आर acting in our environment from where they are perceiving, and on based on their perceivance they act or they behave। और perceiving के लिए ऑब्वियसली ऑब्जर्व करने के लिए एनवायरनमेंट को एजेंट्स सेंसर्स को यूज करते हैं, और सेंसर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आज हम इस चीज को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि एजेंट खुद क्या होता है, और एजेंट की स्पेसिफिकेशन और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक एजेंट के अंदर होती हैं, स्पेशली जब इंटेलिजेंट एजेंट या नॉन इंटेलिजेंट एजेंट दोनों की हम बात करते हैं उसके अंदर। तो ये हमारी बेसिकली यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। फिर कुछ हमने हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस किया था, और करंटली हमने जो हमारी ग्रोथ है, जो हम एआई जिसको यूज कर रहे हैं, वो बेसिकली डोमेन स्पेसिफिक है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उनको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। क्योंकि डोमेन स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि उसका एक तो आप जेनेरिक एल्गोरिथम या जनरल मशीन अभी तक बना नहीं सके हैं। ठीक है, उसके जो सबसे बड़ा रीजन है वो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, कि हर काम को करने की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं, किस तरीके से आपका जो एजेंट है, जो भी काम करने जा रहा है, या एआई सिस्टम है, वो इफेक्टिवली वर्क करेगा। तो इस चीज को देखना, और जनरल सिनेरियोज के अंदर ये काफी कम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, जनरल सिनेरियो के लिहाज से मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक एजेंट डिजाइन किया है या एक एआई सिस्टम डिजाइन किया है जिसका काम क्लीनिंग है, ठीक है, वो एक रूम क्लीन कर सकता है या एक ऑफिस क्लीन कर सकता है, या एक कोई भी इन्वायरमेंट दे दें उसको वो क्लीन कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं उस क्लीनिंग एजेंट को, क्लीनिंग एनवायरनमेंट एजेंट को किसी गेम के ऊपर अप्लाई कर दूं, तो क्या वो वैसे बिहेव कर सकता है? तो दैट इज क्वेश्चनेबल। ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, इवन मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम स्टूडेंट हैं। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे होते हैं, समटाइम्स साथ साथ पढ़ा भी रहे होते हैं, और हमारी दूसरी करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया, गेमिंग हो गया, डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर हमारा डिफरेंट बिहेवियर होता है, तो उस इन्वायरमेंट के लिहाज से हम अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। एआई के अंदर करंटली जितने भी एआई हमारे पास अवेलेबल है, इंक्लूडिंग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल्स, या जितनी भी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, उसके अंदर भी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से अपने आप को सेल्फ अडॉप्ट कर सके। ठीक है, अडॉप्टेबिलिटी की कैपेबिलिटी अभी तक एआई में सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। इन सम कंट्रास्ट, इन सर्टेन सिनेरियोज तो हो चुकी है, या डोमेन स्पेसिफिक तो आप कह सकते हैं हो चुकी है, लेकिन जनरलिक या जेनरिक वर्जन में ऊपर नहीं हुई। ठीक है, तो यही हमारा चैलेंज है और यही हमारी कोशिश है। तो अभी हम आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस पे, अगर हम ग्रोथ के लिहाज से बात करें, अ, इसके बाद अगर हम इस आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, और इतनी कैपेबिलिटी पैदा कर लेते हैं कि हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल टास्क हैं, यानी ऐसे टास्क हैं जिनमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत है, जिनमें थिंक करने की जरूरत है, जिनमें क्रिएटिविटी की जरूरत है, अगर वो काम एआई करने लग जाए, तो डेट वुड बी द डे वी हैव अचीव्ड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की कुछ एग्जांपल के तौर पर सोफिया रोबोट की हमने एंड में सेशन की वीडियो भी एक देखी थी, कि उसकी एक कन्वर्सेशन थी, जो उसका डेवलपर था, चीफ साइंटिस्ट था, उसकी हैंस जो उसका एक ब्रदर था वर्चुअल, और सोफिया, इन तीनों की कन्वर्सेशन थी जो उसके फीचर्स बेसिकली एक्सप्रेस कर रहा था। जैसे कि हमने एमआईटी के जो डायनेमिक्स है, जो लैब है या एक स्टार्टअप था जो कि अब कंपनी बन गया प्रॉपर, तो डायनेमिक्स रोबोट, तो उसने उसके कुछ बॉट्स देखे थे कि वो किस तरीके से एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेवरेज कर रहे हैं, और डिफरेंट रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अंदर वो उनके जो रोबोट्स हैं वो काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं टुवर्ड्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को लेते हुए दो तीन सेट ऑफ माइंड्स हैं, या तीन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अगर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अचीव हो जाती है, तो एवरीथिंग वुड बी
लाइक पैराडाइज, कि हमारी दुनिया जो है वो एक जन्नतनुमा जगह बन जाएगी, हर चीज हमारे लिए आसान हो जाएगी, रोबोट्स हमारे सारे काम कर रहे होंगे, हम सिर्फ रिलैक्स करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट या दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि ऐसा नहीं है। अगर हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अचीव हो जाती है तो एक टाइम आएगा, जैसे कि साईफाई फिल्म्स वगैरह में या कार्टून कैरेक्टर्स या कार्टून फिल्म्स में जो साईफाई बेस्ड हो, उनमें हम देखते हैं कि एक टाइम आएगा कि एआई सिस्टम इतना एडवांस हो गया, इतना उसने लर्न कर लिया कि वो ह्यूमंस को यूजलेस समझने लग गया, कि ये ह्यूमंस है, यही सबसे ज्यादा बेकार चीज है, इनको ही साइड में कर दो या इनको ही खत्म कर दो, इनको डिस्ट्रॉय कर दो, हम ही रोबोट्स ही एग्जिस्ट करने चाहिए कि हम वी आर परफेक्ट। इसी तरीके से थर्ड स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जिस तरीके से हम एजीआई को सोच रहे हैं, वी नीड टू रिविजिट इट। ठीक है, हम हमें बेसिकली जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है उसको एक दफा दोबारा सोचने की जरूरत है कि एजीआई से हम जो सोच रहे हैं क्या वो वाकई एजीआई है भी या नहीं है। जिसके ऊपर इस पॉइंट को लेते हुए हमने हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव को भी डिस्कस किया था कि 90s में हमने एक्सपेक्ट किया, जब जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर बना था, तो उसमें एक्सपेक्टेशन यही थी लोगों की कि अब हम टावर ऑफ हेरोई का प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया, इस तरीके से चेस मेकर एक गेम बना के सॉल्वर बना लिया, तो अब हम 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर इंडस्ट्री लेवल के ऊपर एआई को यूटिलाइज करते हुए देख रहे थे उस वक्त लोग, जो कि ऐसा नहीं हो सका चैलेंजेस की वजह से, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस की वजह से, कंप्यूटेशन पावर की वजह से, मेमोरी एक्सपेंसिव होने की वजह से उस जमाने में, क्योंकि एक्सपेंसिव थी मेमोरी। तो इन सारी वजूहत से विंटर आ गया, एआई विंटर फर्स्ट हमने देखा। उसके बाद दोबारा एक्सपर्ट सिस्टम्स का जब कॉन्सेप्ट आया तो दोबारा एक दफा एक इंडस्ट्री को बूम मिला, दोबारा एआई की तरफ लोग लोग अट्रैक्ट हुए, लेकिन उससे भी ज्यादा अरसा काम नहीं चला और वो भी 1990s के पास जाके वो भी फेल होने लग गई टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर 2006 या 5 के अराउंड से काम होना शुरू हुआ और 2008 के अंदर डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स आ गए। नाम तो थे, डेफिनेशंस अवेलेबल थी, लेकिन सिस्टम लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन या एल्गोरिथमिक लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गई। और फर्स्ट अचीवमेंट जो डीप लर्निंग ने करी वो अल्फागो गेम, जो कि जिसके मैंने एक पिक्चर भी दिखाई थी आप लोगों को कि उसने वर्ल्ड बेस्ट गो प्लेयर को उसने बीट किया, ठीक है, 4-1 से, और एक और प्लेयर को उसने बीट किया, एक नॉर्मल प्लेयर को 5-0 से। तो ये सारी बेसिकली अचीवमेंट्स थी जिसको देखते हुए लोग दोबारा अट्रैक्ट हुए। और करेंटली वी आई इन एआई समर, और हम लोग जितनी भी अभी करंटली ग्रोथ देख रहे हैं एआई की, हमारी हर तरफ अब एआई की कह लें आप, एआई 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 ही चल रहा है कि हर जगह हम इंटेलिजेंट सिस्टम्स की, इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन इनका अगर स्पेक्ट्रम देखें या एक स्पैन देखें या आप कह रहे हैं स्पेस देखें, तो सारा लायक एआई भी करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ एक एरिया नहीं है, इट्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एरियाज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी सब एरियाज हैं डिफरेंट। लास्ट टाइम जैसे हमने ब्रांचेस देखी थी, ऑपरेशनल रिसर्च की अलग अलग ब्रांच है, कांस्टेंट स्पेसिफिक सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम की अलग ब्रांच है, सर्चिंग की अलग डोमेन है, जिसको हम लोग इस कोर्स में कवर भी करेंगे इंशाल्लाह। इन एक दो लेक्चर्स के बाद से हमारा सर्चिंग का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो कंप्यूटर विजन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, ये सारी डोमेन्स मिलके या सारे एरियाज मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं, और इन सब एरियाज के भी सब एरियाज एग्जिस्ट करते हैं। इवन जिस तरह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एक अलग ब्रांच है, क्या होती है मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा फिलहाल। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन एक अलग ब्रांच है, और अगर टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन हो रही है तो टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन के अंदर भी सब एरियाज हैं। इसी तरीके से अगर मशीन लर्निंग की बात कर लें तो सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड, ये क्या होती है, इनको हम जब मशीन लर्निंग का एट द एंड ऑफ कोर्स एक ओवरव्यू लेंगे, 1-2 वीक्स में पढ़ेंगे मशीन लर्निंग को, तब मैं इन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को उसके बारे में पता भी हो, उनने खुद से पढ़ा हुआ हो, तो खैर इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली 3 ब्रांचेज हैं, अभी आप फिलहाल ये समझ लें उसकी। फिर सुपरवाइज्ड के अंदर भी क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग अलग ब्रांच है, अनसुपरवाइज्ड के अंदर भी क्लासिफिकेशन रिग्रेशन एक अलग ब्रांच है। इसी तरीके से
रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर भी क्यू लर्निंग है, एजेंट बेस्ड लर्निंग है, रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग है, डिफरेंट और पर्सपेक्टिव्स हैं। तो बहुत एक बड़ी कह लें डोमेन है जो कि एक्सप्लोर हो चुकी है और इसके ऊपर काम हो रहा है। तो खैर, रैपिंग अप दिस, तो हमने लास्ट टाइम बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर या एक बर्ड आई व्यू लिया था पूरे कोर्स का, ठीक है। उसमें हमने आउटलाइन भी देखी थी, हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह कवर करेंगे, तो बस ये सारी डिस्कशन लास्ट टाइम हुई थी। और एजेंट्स के ऊपर आज हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, रिवीजन में भी किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, कोई चीज क्लियर ना हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो। रेहान, आप कुछ बोल रहे हो आई थिंक सो, लेकिन मेरे पास आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा जी, चलिए जी, आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो कि एजेंट्स की है। एजेंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो अगेन एक सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है कि मिसाल के तौर पे हम ये सोच लेते हैं कि हम लोग एजीआई अचीव कर चुके हैं समहाउ। ये अभी भी कुछ हद तक ये चीज ट्रू हो चुकी है, समहाउ कुछ चीजें बाकी हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सही से हम लोग एआई के चीजें जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं या जितनी भी एप्लीकेशंस या इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर हम एप्लीकेशंस सोच रहे हैं, अगर वो हम अचीव कर लेते हैं, तो डे आर कॉमन डे या आर लाइफ वुड बी लाइक दिस डिपिक्शन, ठीक है। कि हम सो के उठे तो हमारा एक रोबोटिक एजेंट हमारा वेट कर रहा होगा कि भाई अब आप उठ गए हैं, आप ब्रेकफास्ट रेडी है, आपका जो ऑफिस की वो है, उबर है, करीम है, वट एवर ड्राइवरलेस कार है, वो आपकी रेडी है एंड एवरीथिंग इज रेडी। और न्यूज फीड्स वगैरह जो भी ये थी आपकी, वो भी सब रेडी है। तो अब आप रेडी हो जाएं और ऑफिस के लिए चले जाएं। तो फिर जब आप मिसाल के तौर पे उठ गए, तो उसके बाद आप हर चीज आपकी रेडी है, यू आर जस्ट गोइंग थ्रू द स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद आप ड्राइवरलेस कार में आपकी खड़ी हुई थी, तो आप उसमें गए और आप उससे बैठ के ऑफिस चले गए। तो ये एक सिंपल कह लें आप लग्जरियस लाइफ हो जाएगी अगर ऐसा हो जाए। कुछ हद तक ये अभी पॉसिबल है, लेकिन ये अभी हर किसी के लिए, कॉमन पर्सन के लिए अचीवेबल नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ उसको, ठीक है। पॉसिबल तो है, ड्राइवरलेस कार्स आर देयर, ठीक है। और रोबोटिक एजेंट्स आर आल्सो देयर, एलेक्सा है, गूगल होम है। तो ये सारे पॉसिबल है एजेंट्स जो कि ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन उनको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अफोर्डेबिलिटी अभी फिलहाल चैलेंज है, ठीक है। जो कि नियर फ्यूचर अगर एक चीज कॉमन हो जाए, जैसे सेल फोन्स आजकल कॉमन है, तो हर किसी के पास अब सेल फोन है। तो अगर इसी तरीके से एआई कॉमन हो जाए, तो एवरीवन वुड हैव हिज ओन एजेंट, ठीक है, जो कि उसके लिहाज से उसको रिकमेंडेशंस दे, उसके लिहाज से उसको फीड्स दे, उसके लिहाज से उससे कम्युनिकेशन करे एंड सो ऑन। खैर, एजेंट्स अगेन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे पूरी डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। एजेंट कोई भी ऐसी चीज आपको आप एजेंट कह सकते हैं जो बेसिकली अपने एनवायरनमेंट से परसीव कर रही हो विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, और अकॉर्डिंग टू इट्स सेंसर्स जो भी उसको डाटा मिल रहा है या जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी वो एनवायरनमेंट से परसीव कर रहा है, ठीक है, उसके लिए उसके ऊपर वो एक्ट करे। एक्ट करने का मतलब क्या है कि उसका कुछ ना कुछ एक्शंस होंगे, सेट ऑफ एक्शंस होंगे, और उन एक्शंस को वो परफॉर्म करने के लिए अपने एक्चुएटर्स को यूज करेगा। एक्चुएटर्स बेसिकली मूविंग पार्ट्स होते हैं आपके एजेंट के। मूविंग पार्ट मतलब ये कि रोबोटिक आर्म है, मिसाल के तौर पे अगर हम ह्यूमन एजेंट्स की बात करें, तो हमारे हैंड्स है, लेग है, माउथ है। तो सारे मूविंग पार्ट्स हैं जिनके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस दे भी सकते हैं और कोई काम कर भी सकते हैं, ठीक है। अगर रोबोटिक एजेंट्स की बात करें, तो कैमरा, इंफ्रारेड सेंसर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर जो है जो कि यूज होते हैं, ठीक है। वो सेंसर्स बेसिकली उसके लिए काम करेंगे या उसकी हेल्प से वो एनवायरनमेंट को परसीव करेगा,
उसके अकॉर्डिंगली वो हेल्प कर अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट में कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। अच्छा, जब हम कह रहे हैं कि एजेंट कोई ऐसी चीज है जो एक्ट कर रही होगी, काम कर रही होगी, तो एक्शंस बेसिकली कौन बता रहा होगा? ये एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर है या जितनी भी डिवाइसेस हैं, दे ऑल आर डम्ब until unless we give them इंस्ट्रक्शन, ठीक है। लेकिन एआई सिस्टम के अंदर एक अच्छी चीज जो होती है वो ये होती है कि हम ऑलरेडी सम सेट ऑफ रूल्स को फीड कर देते हैं, या सम सेट ऑफ रूल्स या सब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम उसको सिस्टम को दे देते हैं। हाँ, उसके अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करता रहता है इन आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी हमें हर दफा इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड जब भी उसको एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंज भी फील होगा या वो ऑब्जर्व करेगा विद द हेल्प ऑफ सेंसर, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चीज परफॉर्म कर देगा, ठीक है। अगर आप लोगों को एजेंट की अगर एग्जांपल कार्टूनिश या कार्टून फिल्म तो है, बिग हीरो 6 अगर देखी हो किसी ने, तो उसमें वो एक एजेंट बेसिकली डिजाइन करता है और उसको फिर बाद में वो मॉडिफाई करके फिर थोड़ा-सा साइ-फाई वाला पार्ट आ जाता है। तो वो एजेंट क्या कर रहा होता है बेसिकली, यही काम कर रहा होता है कि उसके पास सेंसर्स होते हैं, उसके पास एक्चुएटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो बेसिकली जो भी उसका वर्ल्ड होता है, जब वो उसकी हेल्प कर रहा होता है उसमें उसको देख रहा होता है। और जब वो किसी भी पर्सन को देखता है तो वो उसको पूरा उसकी हेल्थ एनालिसिस करके उसको बता देता है कि आपकी हार्ट बीट ये है और आप अभी ऐसा फील कर रहे हैं, आपका इमोशंस ये हैं। अगर आप अच्छा फ़ील करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए सॉन्ग प्ले करूँ, क्या करूँ? सो ऑन, ठीक है? तो बेसिकली उसके उसको प्रोग्राम किया हुआ होता है, ठीक है? इसी तरीके से जब भी कोई भी एजेंट होता है, उस एजेंट को हम बेसिकली इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं एज़ अ ह्यूमन। और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एज़ अ ह्यूमन हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम उसके बेसिकली इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ रूल्स उसके नॉलेज बेस के अंदर फीड कर देते हैं। अब नॉलेज बेस क्या है? नॉलेज बेस बेसिकली इज़ द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड फैक्ट्स, ठीक है? रूल्स और फैक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। समटाइम्स कुछ रूल्स होते हैं या कुछ फैक्ट्स होते हैं, उनके हिसाब से रूल्स डिवाइस हो रहे होते हैं, या सम रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से फैक्ट्स डिवाइस हो रहे होते हैं। अब फैक्ट क्या होता है मिसाल के तौर पे, फैक्ट वो चीज़ होती है जो कि यूनिवर्सली ट्रुथ हो, ठीक है? या फिर कोई ऐसी चीज़ जो रियलिटी में एक्सिस्ट करती हो, ठीक है? वो फैक्ट होता है। मिसाल के तौर पे अ, अगर आपको बाइक चलानी है तो आपको बाइक सीखनी पड़ेगी चलाना, ये एक फैक्ट है, ठीक है? इसी तरीके से अगर आपको ड्राइविंग कार ड्राइव करनी है तो आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। इसी तरीके से सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, तो ये सारे फैक्ट्स हैं। इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, नॉन यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, ठीक है? ये डिपेंडेंसीज़ भी आप कह सकते हो। तो जब आप एजेंट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली एजेंट को ह्यूमन्स ही डिज़ाइन कर रहे होते हैं या कोई एआई डेवलपर ही डिज़ाइन कर रहा होता है। तो जो भी डिज़ाइनर है या जो भी उसका क्रिएटर है, जो भी उसको बना रहा है, वो बेसिकली रूल्स को फीड करता है उसकी मेमोरी में, या उसको नॉलेज बेस देता है कि कौन-कौन से रूल्स होंगे या कौन-कौन से एनवायरनमेंट टाइप्स होंगी जिसमें वो बिहेव करेगा। क्योंकि डिफरेंट एनवायरनमेंट टाइप्स के लिहाज से डिफरेंट रिएक्शन होते हैं एजेंट के, ठीक है? तो वो एनवायरनमेंट को कैसे ऑब्जर्व करे, एनवायरनमेंट टाइप कौन-सा होगा, ये सब चीज़ें जब हम एजेंट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हमें सोचनी होती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स की एनवायरनमेंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में ही इंशाल्लाह। तो एजेंट के जो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं, उसके लिहाज से फिर उसके डिसीजंस और उसके लिहाज से उसकी कंडीशंस, उसके लिहाज से उसके रूल्स सब वगैरह सब चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ तक क्लियर है सबको? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो जो बात हमने थ्योरेटिकली करी उसकी एक कह लें आप विजुअल कह लें कि एजेंट, इस फिगर को हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन के अंदर कि एनवायरनमेंट से वो अपने सेंसर्स की हेल्प से परसीव कर रहा है और परसीवेंस की बेस के ऊपर वो कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहा है अपने एक्चुएटर या इफेक्टर्स से, ठीक है? तो अगर आप एजेंट को मैथमेटिकल मॉडल करना चाहें या मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है? तो बेसिकली एजेंट क्या कर रहा होता है, अपनी परसेप्ट सीक्वेंस या परसेप्ट हिस्ट्री को मेंटेन कर रहा होता है और हर परसेप्ट के अगेंस्ट उसके पास कोई ना कोई एक्शन होता है। परसेप्ट का मतलब अगर आसान लफ्ज़ों में समझना चाहें, तो अगर आप एक वीडियो की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो वीडियो क्या होती है?
एक जो मूवी होती है, एक वीडियो होती है, वो क्या होती है? वीडियो इज अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस, ठीक है, जो कि फ्रेम स्पेसिफिक फ्रेम रेट से चल रही होती हैं। मिसाल के तौर पे 30 एफपीएस है, तो 30 फ्रेम पर सेकंड है, उसका मतलब है। तो एक सेकंड के अंदर उसमें 30 इमेजेस बेसिकली चल रही होंगी। तो जब इमेजेस इतनी स्पीड से ट्रांजिशन होती है इमेजेस की, तो हमें ऐसा लगता है कि वो वीडियो है। एक्चुअल में बैक में इमेज ही होती है, ठीक है, या इमेजेस का एक कलेक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आप कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप लोगों ने कभी यूज किया हो या यूज करने का इत्तेफाक हुआ हो, ठीक है, तो उसके अंदर जब आप किसी भी वीडियो को एडिट मोड पे ले जाते हैं, तो आपके पास एक टाइमलाइन आ जाती है, उस पर आपके पास इमेजेस के फ्रेम्स आ जाते हैं, ठीक है, नोटिस किया होगा। तो इस वो बेसिकली क्या हो रहा होता है, वो हर फ्रेम को बेसिकली पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। तो आप जिस भी फ्रेम को एडिट करना चाहें या डिलीट करना चाहते हो, आप डिलीट कर देते हैं, और एडिट करके फिर आप अपनी जो भी वीडियो बनाना चाहें, जैसी भी बनाना चाहें, वो बना सकते हैं। तो सिमिलरली एजेंट्स के अंदर भी जब हम एजेंट्स डिजाइन कर रहे होते हैं, एजेंट्स बना रहे होते हैं, तो एजेंट के लिहाज से हम जो इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करेगा, तो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेंस उसके एक्शंस क्या होंगे। तो हर पॉसिबल प्रिसेप्ट के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन होगा। बेसिकली ये एजेंट का फंक्शन है, ठीक है। अगर मैथमेटिकली इसको लिखना चाहें या मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करना चाहें, तो पी स्टार ऑल पी हैज सम एक्शन, यानी हर प्रिसेप्ट का कोई ना कोई एक्शन होगा। और प्रिसेप्ट बेसिकली जो वो ऑब्जर्व कर रहा है सेंसर से अपने एनवायरनमेंट को, तो एनवायरनमेंट को जो भी उसको फीड मिल रही है, जो भी उसको डाटा मिल रहा है, उसके लिहाज से उसका जो भी हर परसीवेंस के लिहाज से, हर ऑब्जर्वेशन के लिहाज से, जैसे ही एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आएगा, तो उसके एक्शन के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल है। एक हम एआई बेस्ड वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एआई बेस्ड वैक्यूम क्लीनर की बात करें, तो उसका काम क्या है कि अगर रूम में डर्ट अवेलेबल है या डर्टी हुआ हुआ रूम, तो उसको क्लीन कर दे। अगर रूम डर्टी नहीं है, तो उसको कुछ भी नहीं करे, वो अपनी जगह पे स्टैंड रहे, बस सेंस करता रहे कि डर्ट है या नहीं है। पीरियोडिकली या आफ्टर 30 मिनट्स 15 मिनट्स पीरियोडिकली उसको वो चेक करता रहे, और अगर उसको डर्ट नजर आ रहा है, तो डर्ट को क्लीन कर दे। तो ये जो डर्ट को डिटेक्ट करना है या डर्ट को फाइंड करना है, और उसके अकॉर्डिंगली उसको क्लीन करना है, ठीक है, तो ये बेसिकली प्रिसेप्ट्स, जो ऑब्जर्व करना है ये प्रिसेप्ट्स है, और जो क्लीन करना है ये बेसिकली उस एजेंट का एक्शन है। तो इस तरीके से आपके हर एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी चेंजेस हो रहे होंगे, उसके लिहाज से आपके एजेंट्स के एक्शंस भी चेंज हो रहे होंगे। तो इसलिए अगर हर प्रिसेप्ट के अगेंस्ट इसलिए कुछ ना कुछ एक्शन होता है। इसलिए इसको अगर आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हो, पी स्टार अप्रोचेस टू ए, यानी हर पी के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन होगा। यहाँ तक क्लियर है? चले जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर एजेंट आपका फिजिकली रन कर रहा है, ठीक है, अगर आपका एजेंट ऐसा है जो कि फिजिकल है, जैसे मैंने रोबोट की एग्जांपल दी, वैक्यूम क्लीनर रोबोट की एग्जांपल दी, या एआई बेस्ड वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल दी, तो उस सिनेरियो के अंदर आपके एजेंट के अंदर कोई ना कोई आर्किटेक्चर भी होगा, और प्लस उसका कोई ना कोई प्रोग्राम भी होगा। प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, जिसकी हेल्प से वो एक्शंस परफॉर्म करेगा, और आर्किटेक्चर उसका हार्डवेयर होगा, जो उसकी मशीनरी है या उसका हार्डवेयर है, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, सेंसर्स हैं, उसका आर्किटेक्चर कहलाएगा। अगर तो हमारा एजेंट फिजिकल नहीं है, नॉन फिजिकल एजेंट है, तो उसमें ये इक्वेशन क्या होगी? अगर नॉन फिजिकल एजेंट है, अगर ऐसा एजेंट है, चैटबॉट है मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो चैटबॉट फिजिकल तो नहीं होता, वो तो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर तो फिजिकल नहीं होता। तो उसमें एजेंट का क्या आर्किटेक्चर वाली, अगर इस इक्वेशन को बनाने की कोशिश करें, तो क्या होगी? आप लोग बताएं। रूल्स प्लस फैक्ट्स, अच्छा। मैंने ये बोला कि जिस तरीके से
अगर हम फिजिकल एजेंट की बात कर रहे हैं तो फिजिकल एजेंट का कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर होता है जिसकी बेस के ऊपर वो प्रिसेप्ट के अगेंस्ट एक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें या जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो एजेंट इज इक्वल्स टू आर्किटेक्चर प्लस प्रोग्राम, जहां पे इसका आर्किटेक्चर उसका हार्डवेयर है फिजिकल, और प्रोग्राम उसका सेट ऑफ रूल्स हैं या फैक्ट्स हैं, या रूल्स एंड फैक्ट्स का कॉम्बिनेशन है कह लें आप। ठीक है, तो अगर हम हमारा एजेंट फिजिकल नहीं है, नॉन फिजिकल एजेंट है, ठीक है, जैसे चैटबॉट है, ठीक है, या क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम है कोई, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं एजेंट्स की। तो उस सिनेरियो के अंदर हमारा एजेंट का जो, अगर हम इस तरीके की इक्वेशन बनाना चाहें तो क्या होगी, जैसे एक स्टूडेंट ने रूल्स प्लस फैक्ट मुझे कहा चैट पे, ठीक है, तो इस तरीके से और को क्या लगता है, फिर मैं बता देता हूँ, मैं भी इसको डिस्कस कर लूंगा कि क्या है होना चाहिए इसको। जी, वर्चुअल स्क्रीन प्लस स्पीकर। स्पीकर क्यों, स्पीकर तो नेसेसरी नहीं है, लाजमी थोड़ी है, मतलब सिनेरियो अगर ऐसा है तो उस वक्त स्पीकर की जरूरत पड़ेगी। सर चैटबॉट, सेंसर हो सकता है। सेंसर क्या हुआ, जल्दी बता दें, बाकी भी कुछ 30 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से दो तीन ने बताया है, सोते ही नहीं रहे, जागते रहे। जल्दी जल्दी सारे रिस्पॉन्स दें, फिर फिर इसको मैं बताऊं और आगे फॉरवर्ड चलूं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर रिमेनिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। जी, अब आना शुरू हुआ है। Oh shit. अच्छा जी, चलें, तकरीबन स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है, कंसीडरिंग ऑल टू बी वैलिड। अगर हमारा एजेंट नॉन फिजिकल भी हो, ठीक है, या हमारा एजेंट सॉफ्टवेयर बेस्ड एजेंट हो सिर्फ, ठीक है, तो उसमें भी कोई ना कोई आर्किटेक्चर प्रोग्राम होगा, कैसे होगा उसको मैं जस्टिफाई करता हूँ। स्पीकर वाली बात जितने भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, स्पीकर सिनेरियो स्पेसिफिक में तो होगा, मैं जेनेरिक की, मैंने एजेंट की बात करी है, सिनेरियो स्पेसिफिक की बात नहीं करी। स्पीकर हमें जब चाहिए होगा जब हमारा एजेंट या तो इनपुट जो हमें आउटपुट दे रहा होगा वो थ्रू वॉइस दे रहा हो, ठीक है, तो अगर वोकल आउटपुट है तो उस सिनेरियो में हमें स्पीकर की जरूरत है, अदरवाइज हमें स्पीकर की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि चैटबॉट का सिनेरियो जैसे है, तो चैटबॉट में आपको स्पीकर की जरूरत नहीं है, वो तो चैट पे आपसे आंसर करेगा, तो आपको स्पीक थोड़ी करके देगा, वो तो आपसे जस्ट बात कर रहा होगा, जो भी आप कंसल्ट कर रहे होंगे उसकी डोमेन के लिहाज से, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, ठीक है। खैर, तो अगर सॉफ्टवेयर एजेंट भी हो तो भी उसका एक तो प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम बेसिकली यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स है जिनको रूल्स एंड फैक्ट्स हम कह रहे हैं, ठीक है,
और दूसरी चीज उसका आर्किटेक्चर होगा। आर्किटेक्चर यहाँ पे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, ठीक है, जिसको डिजाइन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जैसे सऊद ने लिखा था डिजाइन, तो वो क्लोजली इस चीज को मीट करता है। तो आर्किटेक्चर का मतलब ये कि आपका जो प्रोग्राम है उसका जाहिर सी बात है, जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसका कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर होता है कोड लेवल के ऊपर, ठीक है। अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज पढ़े हुए हैं तो आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा कि डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल, 1 टियर आर्किटेक्चर अलग है, 2 टियर अलग है, 3 टियर अलग है, ये तो लेवल्स हैं, ठीक है, एप्लीकेशन के। इसके लिहाज इसके अलावा भी और भी आर्किटेक्चर है जिनको हम फॉलो करते हैं, मोनोलिथिक है, सर्वरलेस आर्किटेक्चर है, और इस तरीके से और आर्किटेक्चर्स है, रेस्टफुल आर्किटेक्चर है। तो ये डिफरेंट आर्किटेक्चर्स है। तो अगर सॉफ्टवेयर एजेंट भी हो इवन, तब भी हमारे एजेंट की इक्वेशन यही रहेगी, ठीक है, कि आर्किटेक्चर प्लस प्रोग्राम। आर्किटेक्चर का सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हो जाएगा उस सिनेरियो में, प्रोग्राम अगेन उसके रूल्स एंड फैक्ट्स होंगे। तो कोई भी एजेंट हो, बेसिकली वो एजेंट दो चीजों से मिलकर बनता है, आर्किटेक्चर एंड प्रोग्राम। हार्डवेयर बेस हो तो भी, सॉफ्टवेयर बेस हो तो भी। मिसाल के तौर पे वैक्यूम क्लीनर की जैसे कि एग्जांपल शुरू में बात की थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और ये एग्जांपल हमारी मतलब कह लें बहुत जगहों पे ये रिपीट होगी एग्जांपल। ये एग्जांपल बुक में भी बहुत जगहों पे रेफर की गई है, तो हम लोग भी इसको फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होंगे। अच्छा जी, है क्या सिनेरियो? क्या है सिनेरियो? सिंपल ये है कि आपके पास 2 रूम्स हैं और आपके पास एक एजेंट है वैक्यूम क्लीनर, जो कि डर्ट को क्लीन कर सकता है ठीक है, जो कि वैक्यूम क्लीनर का काम होता है। तो जिस रूम में उसको डर्ट मिलेगी उस रूम में वो जाएगा और वहां पे वो क्लीनिंग, जो भी डर्ट होगा उसको क्लीन कर देगा। तो अगर प्रिसेप्ट्स की बात करें, जो पॉसिबल प्रिसेप्ट्स इस सिनेरियो के अंदर बनेंगे वो ये होगा कि ए क्लीन, नी रूम ए को क्लीन कर दो, डर्टी है उसको क्लीन कर दो। और बी अगर डर्टी है तो उसको क्लीन कर दो, अदरवाइज वो क्लीन है। अगर एक दफा रूम क्लीन हो जाएगा, अगर एजेंट उस रूम को क्लीन कर देता है, तो वो अपनी मेमोरी में या अपने रूल्स में सेट कर लेगा कि इस रूम को मैं क्लीन कर चुका हूँ, इस रूम को मुझे रिविजिट, अब जो भी आप कंडीशन लगाएं कि 1 आवर बाद या 6 आवर बाद अ, या आफ्टर 1 डे उसको विजिट करना है, तो फिर उसको वो आफ्टर 1 डे रिविजिट करेगा और फिर उसे क्लीन करने की कोशिश करेगा अगर डर्ट होगा। इसी तरीके से इसके एक्शंस जो पॉसिबल हो सकते हैं, वो एक तो लेफ्ट होगा, राइट होगा, अगर डर्ट है तो उसको वो सक कर लेगा, वरना कुछ भी नहीं करेगा। ये डिफरेंट उसके कह लें आप सेट ऑफ एक्शंस होंगे जिनके ऊपर ये एजेंट बेसिकली काम कर रहा होगा, ठीक है। एक सिंपल सा एजेंट है वैक्यूम क्लीनर का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम जिस एजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने लास्ट टाइम रैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की थी, ठीक है, कि रैशनैलिटी होती क्या है। कि जब रैशनल हम उस चीज को बोलते हैं कि अगर कोई चीज या जो भी हमारी मशीन है, वट एवर द थिंग इज, अगर वो हर उसका रियर स्टेप, हर उसका अगला स्टेप जो आने वाला है, वो अगर राइट डायरेक्शन में टुवर्ड्स द गोल सही जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो चीज है, ये जो मशीन है, ये जो एआई सिस्टम है, ये रैशनली बिहेव कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज हम कहेंगे रैशनली बिहेव नहीं कर रहा। अगर मैं रैशनैलिटी की डेफिनेशन में रहूं, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन भी की थी, तो उस रैशनैलिटी की डेफिनेशन के लिहाज से ये जो वैक्यूम क्लीनर का मैंने सिनेरियो आपके सामने छोटा सा रखा, क्या है ये वैक्यूम क्लीनर एजेंट आपके लिहाज से रैशनल है या नहीं है? मैं सेशन रीस्टार्ट कर रहा हूँ, इस चीज को सोचें और फिर सेशन रीस्टार्ट करके मैं इसका आंसर आप लोगों से लेता हूँ, ठीक है। ये 1 मिनट रह गया, तो मैं सेशन रीस्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग रिकनेक्ट हो जाए और इस चीज का आंसर सोच के